Hello everyone, this is Prem Sorhani coming up with the next session of our quiz session, and in this session we generally discuss some of the very important current affairs in the form of question and answer, right? So let's get started with the 14th December's current affair. The first question is regarding the wetlands, that with reference to wetlands, consider the following statement. The first says, under Ramsar Convention, it is mandatory on the part of the government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India, right? The second says they are covered with hydric soils, and the third says wetlands are often referred to as kidneys of the earth. ये स्टेटमेंट्स चेक करने से पहले थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूं अबाउट दिस वेटलैंड एंड रामसर कन्वेंशन. आफ्टर दैट डिस्कशन आप इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं. सो अगर आता है वेटलैंड्स पे, राइट, सो देयर इज अ कन्वेंशन दैट इज नोन एज रामसर कन्वेंशन. Ramsar Convention that was that came in 1971, but it was finally came in force in 1975. And the aim क्या था इसका? The aim was to conserve the wetland, the wise use of the wetland, to protect the wetlands. अब दिस वॉज द ओनली कन्वेंशन जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम पे आई है, यानी कि वेटलैंड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं. देन यू शुड नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वेटलैंड्स. तो वेटलैंड्स जो होते हैं, पहले तो क्या होते हैं, जनरली वेटलैंड्स आर द एरियाज विच आर कवर्ड विद द वाटर, या फिर अगर कहें दे आर द सैचुरेटेड विद वाटर. ठीक है, यानी कि वहां पे वाटर कंटेंट आपको मिलेगा. अब ये जो है इसको हम बोलते हैं, वहां पे जो सॉइल होगी, द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेक्स दिस सॉइल एज अ हाइड्रिक सॉइल. ठीक है, वो हाइड्रिक सॉइल रहती है. नाउ when it comes to the wetland, मैंने आपको बताया that would be saturated by the water or the water would be there always. So this is wetland. Now importance अगर wetland की बताएं आपको, तो they cover only 6% of our planet. ठीक है, 6% of the Earth's area, but they cater 40% of the species जो रहती हैं, right? तो 6% of the area is catering 40% of the species. ठीक है, तो इसका मतलब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट होगा फॉर बायोडाइवर्सिटी. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसके अलावा इनके बहुत सारे यूज हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली जो आपका डाउन फिल्ट्रेशन होता है ऑफ द वाटर. ठीक है, पर्कोलेशन ऑफ वाटर, तो उसको फिल्टर करके ये वेटलैंड्स ही अंदर पर्कोलेट कराते हैं इन द ग्राउंड वाटर, राइट. सो इसीलिए इनको बोला जाता है, बिकॉज दे आर वर्किंग एज अ फिल्टर, इनको किडनीज ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है. दैट इज ट्रू. ठीक है, किडनीज ऑफ द अर्थ. तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा. फर्स्ट, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है. द सेकंड इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी ये करते हैं. एंड द थर्ड इज कि जैसे किडनी फंक्शन करती है, ठीक है, फिल्टर आउट करने का, सेम वे में आपके जो वेटलैंड्स हैं वो भी ऐसा ही काम करते हैं, राइट. सो दे आर ऑल्सो नोन एज किडनीज ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे आर ऑलवेज कवर्ड बाय द हाइड्रिक सॉइल. नाउ वी कम टू द रामसर कन्वेंशन. सो रामसर कन्वेंशन जो है दैट केम इन 1971, 75 में फोर्स में आती है. द एम वाज टू प्रोटेक्ट एंड द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड. ये भी हमने देख लिया. इंडिया हैज ऑल्सो साइंड दिस कन्वेंशन इन 1982, एंड इसमें जो है आपके जो वेटलैंड्स होते हैं कंट्री के, दे आर रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, राइट. उस पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आपको मिला है. इट मीन्स उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बट इट डजंट मीन कि दे आर नाउ आउट ऑफ योर लॉज एंड ये. ठीक है, आपका कानून ही उनको प्रोटेक्ट करेगा, आपकी कंट्री के ही रहेंगे वेटलैंड. द ओनली थिंग इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला है एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मिला है, बट इंटरनेशनल लॉज अप्लाई नहीं होंगे वहां पे. द लॉज विल बी एप्लीकेबल ऑफ दैट नेशन ओनली. ठीक है, जैसे इंडिया के हैं तो इंडिया का ही होगा. सो दिस इज नॉट द अबाइडिंग वन, कि मैंडेटरी नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया कि हम उनको कंजर्व करेंगे इफ दे आर इन द रामसर लिस्ट. ठीक है, तो दिस इज नॉट ट्रू, बट 2 and 3 आर ट्रू. द आंसर वुड बी 2 and 3. बट यहां पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं वेटलैंड के बारे में. अब हम अगर रामसर कन्वेंशन की बात करते हैं तो दैट इज अ 3 पिलर अप्रोच. द फर्स्ट थिंग दैट यू नो इज द रामसर कन्वेंशन जो है वो 1971 में आती है, फोर्स में 75 में आती है. देन इट इज अ इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन बेस्ड ऑन द वेटलैंड प्रोटेक्शन. ठीक है, ध्यान रखना, इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन है ये. देन 3 पिलर अप्रोच रहती है. द फर्स्ट पिलर सेज द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि उनको बचाना है वेटलैंड्स को. द सेकंड इज रामसर लिस्ट.
सो ये जो रामसर लिस्ट होती है, नाउ एवरी कंट्री जो भी इसकी सिग्नेटरी कंट्री है ऑफ दिस कन्वेंशन हैज टू डेजिग्नेट एटलीस्ट वन वेटलैंड ऑफ इट्स कंट्री इनटू दिस रामसर लिस्ट। कम से कम एक वेटलैंड आपको यहाँ पे डेजिग्नेट करना होगा, लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि आपके वो इंटरनेशनल अब लॉ लगेंगे उस पर, नहीं, सिर्फ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलेगा अंडर दिस रामसर लिस्ट। दैट इज द सेकेंड पिलर। द थर्ड पिलर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स लिस्ट। सो मॉन्ट्रियक्स लिस्ट क्या होती है? मॉन्ट्रियक्स लिस्ट, सो मॉन्ट्रियक्स लिस्ट जो होती है दैट कंटेन्स द वेटलैंड्स जो जहां पे इकोलॉजिकल चेंज आ चुका है या इकोलॉजिकल चेंज जो वहां पे अभी चल रहा है या फिर फ्यूचर में आने वाला है। मींस दीज आर द वेटलैंड्स वेयर द इकोलॉजिकल चेंजेस हैव बीन अकर्ड और दे आर अकरिंग और likely to occur in the future, they will be designated under this Montreux list. ठीक है, normal wetlands under Ramsar list, in Montreux list it means there are ecological changes का जो है वहां पे threat है। ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो सबमिटेड इट्स चिलिका लेक वेटलैंड 1993 में, लेकिन वो 2002 में बिकॉज ऑफ द बेस्ट कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस बाहर आ चुका है। बट नाउ वी हैव टू वेटलैंड्स हियर इन दिस मॉन्ट्रियक्स लिस्ट। वन यू शुड नो दैट इज फ्रॉम राजस्थान, दैट इज केवला देव लेक, केवला देव, right, and this is from Rajasthan, and the second one is Loktak Lake of Manipur, right? The one is from far western area and one is from the far eastern area, Loktak, and this is केवलादेव। ठीक है, सो दो हमारे जो है मॉन्ट्रियक्स लिस्ट में है, बट ओवरऑल अगर हम कहें रामसर लिस्ट में तो देयर आर 46 साइट्स फ्रॉम इंडिया जो यहाँ पे हमने रामसर लिस्ट में डेजिग्नेट कर रखी हैं। ध्यान रखना कि वो इंडिया के ही प्रोटेक्शन में रहेंगी, इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल नहीं है। द ओनली थिंग विच इज इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड कोलैबोरेशन, दैट्स इट। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द रामसर कन्वेंशन। आई होप आपको ये पूरी कन्वेंशन समझ में आई होगी। सो दिस इज नॉट ट्रू, बट 2 and 3 आर द करेक्ट वन, आंसर वुड बी बी ओनली। Coming to the next question, that is with reference to Samriddhi scheme, consider the following statement. It has been launched by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The second says it will focus on accelerating startups by providing customer connect and investor connect. ओके, दिस इज ट्रू, बट अगर आपको समृद्ध स्कीम समझनी है तो वो मिनिस्ट्री जो है हमारी दैट इज मेटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मिनिस्ट्री है उसने ये स्कीम लॉन्च करी है। द एम इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द स्टार्टअप्स। ठीक है, 300 हम स्टार्टअप्स जो हैं उनको लेंगे एंड मिनिमम 40 लाख रुपए की उनको सपोर्ट दी जाएगी अगर स्टार्टअप उसमें एलिजिबल है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 300 स्टार्टअप्स जो हैं they will be supported with the financial support। ठीक है, and this is for the period of 3 years जो है इनको हम सपोर्ट करेंगे। दिस इज सेकेंड थिंग। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं स्पेशली हम उनको सपोर्ट देने वाले हैं, राइट, दिस इज द एम ऑफ दिस वन। अब होगा क्या, दिस समृद्ध पोर्टल है, इसकी आप फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इनकी फुल फॉर्म अजीब सी है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट, तो इसका आर लिया गया है इन समृद्धि, innovation, development and growth, ठीक है, समृद्ध, but you have to remember the shorter form, that is sufficient one. So this would be a kind of platform जहां पे आपको कस्टमर जो है कैसे उसको आप अट्रैक्ट करेंगे, प्लस कैसे आप इन्वेस्टर अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज आप जब भी स्टार्टअप की बात करते हैं दे नीड इन्वेस्टमेंट एंड फॉर दैट इन्वेस्टमेंट एक चैनल जो है वो ये बना के उनको दे रहा है। सो दिस वुड बी अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स एज वेल एज द कस्टमर्स। ठीक है, तो इंटरनेशनल इमर्शन जो है वो भी अट्रैक्ट करेंगे। सो ध्यान रखना, दिस वुड बी अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर इन्वेस्टर जो है दे कुड इन्वेस्ट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड यहां पे होगा कस्टमर सपोर्ट। सो ये दोनों ही इनको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, दिस इज टू सपोर्ट द 300 स्टार्टअप्स, ध्यान रखना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब, स्पेशली इन यूनिकॉर्न जो स्टार्टअप्स होते हैं उसमें। यूनिकॉर्न स्टार्टअप की अगर डेफिनेशन आप देखेंगे, दो स्टार्टअप जिनकी वैल्यू जो है $1 बिलियन से ज्यादा हो, $1 बिलियन से जो ज्यादा होती है उसको हम यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ मेटी, ध्यान रखना। सो कमिंग टू द क्वेश्चन, इट हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, आंसर इज नो, दिस हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज मेटी। ठीक है, it will focus on accelerating startups by providing customer connect, yes this is true, and investor connect, yes that is also true. So statement 2 जो है that would be the correct answer, right? So this was about Samriddh scheme. Now coming to the next question, that is with reference to standoff anti-tank
missile, consider the following statement. It is an indigenously designed and developed air to surface missile, right? And the missile is developed to improve the strike capability of Navy. This is not true. Let me discuss about this Sant missile, that is Standoff anti-tank missile. So this is the first thing that you have to remember, that is air to surface missile, right? दिस इज अ फोर्थ जनरेशन मिसाइल. फोर्थ जनरेशन मिसाइल है. इससे पहले जो थर्ड जनरेशन थी दैट वाज एंटी टैंक जो मिसाइल है दैट वाज हेलिना. ठीक है, हेलिना हेलीकॉप्टर से जो लॉन्च की जाती थी दैट वाज हेलिना. दिस इज द फोर्थ जनरेशन मॉडल ऑफ दैट सेम टेक्नोलॉजी दैट इज एंटी टैंक मिसाइल. अब इसमें जो बात ध्यान रखने की है दैट इज नोन एज स्टैंड ऑफ मिसाइल. तो स्टैंड ऑफ मिसाइल्स क्या होती हैं, वेयर जो स्ट्राइकर होता है, जो अटैकर होता है, दैट कैन इवेड द टारगेट एरिया. अब ध्यान रखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ इट हैज बीन लॉन्च फ्रॉम द एयर, दिस इज द टारगेट एरिया. अगर आपने यहां पे टारगेट किया तो यू कैन इजीली इवेड दिस टारगेट एरिया ना, यहां से आप भाग सकते हैं. दैट इज स्टैंड ऑफ मिसाइल. ठीक है, जहां पे जो अटैकर होता है दैट कैन इजीली इवेड दैट एरिया ऑफ अटैक. So that is standoff missile. Now coming back to the Sant missile. So the range is 10 kilometer. ध्यान रखना 10 kilometer. And the most important thing is कि इसमें जो टारगेट होता है दैट कैन बी लॉक्ड अप इवन बिफोर द लॉन्च एंड आफ्टर द लॉन्च. यानी आपने लॉन्च करने से पहले टारगेट को इसमें डाल सकते हैं एंड आफ्टर द लॉन्च ऑल्सो यू कैन चेंज योर डायरेक्ट और लॉक इन योर टारगेट. तो ध्यान रखना दोनों ही इसमें पॉसिबिलिटी है, बिफोर लॉन्च लॉक इन एंड आफ्टर लॉन्च लॉक इन. ठीक है, इसके साथ ही इसका जो प्रिसीजन है वो काफी अच्छा है बिकॉज मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी जो है प्रिसीजन पे काम करती है. मिलीमीटर वेव प्रिसीजन जो टेक्नोलॉजी होती है दैट गिव्स दिस मिसाइल अ वेरी गुड प्रिसीजन. ठीक है, बहुत अच्छा प्रिसीजन होता है बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. नाउ this is air to surface missile, this is standoff missile, this is fourth generation missile, this is anti-tank missile, and the most important it has been developed by DRDO and this is the indigenously designed and developed. ठीक है, that is air to surface missile. So option 1 would be the correct one, but this is not for the Navy. Strike capability जो बढ़ रही है that is of Air Force. ठीक है, so this is not correct. So the answer would be 1 only. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मिसाइल. डीआरडीओ ने तैयार की है, ये ध्यान रखना है आपको, फोर्थ जनरेशन मिसाइल है. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द डायग्राम यू कैन सी. दिस हैज बीन लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर. दिस इज आवर मिसाइल. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड was sometimes seen in news. What is this operation all about? Right, to curb the smuggling of precious metal. तो यहाँ पे गोल्ड दिखेगा आपको, द टेंडेंसी वुड बी कि हाँ यही हो सकता है. टू प्रोटेक्ट इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान, टू टैकल इलीगल ट्रेड इन शहतूश शॉल. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. शहतूश शॉल जो है वो आपने सुना होगा, द वूल ऑफ लेट मी डिस्कस हियर. द वूल जो है वो कश्मीर की अगर बात करें तो एक शहतूश that came from this the second one is पश्मीना, आपने सुनी होगी पश्मीना. And the third one is रफाल वूल. ठीक है, सो दिस शहतूश वूल जो है ये तिब्बतन एंटीलोप होता है that lives in the Himalayan area. वहां से बनती है शहतूश वूल and that is also known as the king of the wool. ठीक है, तो शहतूश वूल जो है किंग ऑफ वूल या फिर इसको रिंग वूल भी बोलते हैं. दैट इज वेरी वेरी फाइन एंड दैट इज व्हाई यू आर सीइंग दिस वन, दैट इज सॉफ्ट गोल्ड. मींस गोल्ड शोज इट्स इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉफ्ट गोल्ड मींस बिकॉज इट इज अ वूल. ठीक है, तो इसीलिए इसको सॉफ्ट गोल्ड कहा गया है. सो दिस ऑपरेशन इज अबाउट इलीगल ट्रेड ऑफ दिस शहतूश वूल जो है, शहतूश शॉल जो है कश्मीर की. कश्मीर में ये 3 होती है, मैंने आपको बताया, शहतूश, पश्मीना एंड रफाल वूल. ठीक है, सो टू कर्ब द इलीगल ट्रेड इन दिस वन, इसके लिए इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है. दैट मिशन इज बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बोर्ड. ठीक है, कंट्रोल ब्यूरो सॉरी. तो WCCB के हम पहले भी हमारे क्विज सेशन में कुछ ऑपरेशन देख चुके हैं. तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑपरेशन ऑफ दिस वन इज वन वी डिस्कस दैट वन, दैट इज क्लीन आर्ट. ठीक है, द सेकेंड वन इज अबाउट दिस वन, दैट इज लॉन्च बाय WCCB. दिस वॉज टू प्रोटेक्ट द मंगूस. ठीक है, we discussed this one, mongoose. The second you can remember here, that is this one, soft gold, operation soft gold. And one more important one you can also remember, that is operation save kurma. Save kurma. So save kurma is about turtles and tortoise, right? So this is these are the operation that you can remember. Clean art for the mongoose,
soft gall for the this one, that is for the shahtush wall, and the third one is sev kurma, that is for turtles, right? So these are the important operations of WCCB. Coming to the next question, that is with reference to weaver bird, consider the following statement. Finn's weaver bird, it is actually Finn's weaver bird hai. So this Finn's weaver bird is listed in vulnerable list of the IUCN. The second is the bird is primarily found in Terai grasslands in Uttarakhand and western Uttar Pradesh, apart from few pockets of the Assam. This is true. This bird is generally found in the Terai grasslands of especially this Uttarakhand and western UP. That is true, but this is not true. This is not the vulnerable that has been upgraded, or I can say the जो इसकी स्पीसी है वो डिक्लाइन हो रही है तेजी से, इसलिए ये पहुंच चुका है अब एंडेंजर्ड में, ठीक है. लेट मी टेल यू वंस अगेन व्हाट आर दीज क्राइटेरियाज ऑफ एंडेंजर्ड एंड ऑल. देखिए यहाँ पे अगर हम एंडेंजर्ड की बात करेंगे, वन इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, द सेकेंड इज ओनली एंडेंजर्ड, एंड द थर्ड इज वल्नरेबल, राइट. सो यहां पे होता है आपका नियर थ्रेटन, ठीक है. सो दिस वाज अर्लियर इन दिस वन, ठीक है, लेकिन अभी ये मूव कर चुका है इसमें. अगर क्राइटेरिया की बात करें, आई हैव टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स द क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया क्या होता है. only 90% of the population has been lost in last 10 years, then it is critically endangered, and only 50 individuals are left, that is आपका critically endangered. इसमें अगर बात करेंगे 70% ऑफ द पॉपुलेशन हैव बीन लॉस्ट इन द लास्ट 10 years एंड ओनली 250 जो हैं अराउंड वो बचे हैं आपके मैच्योर इंडिविजुअल्स. यहाँ पे जो है 10,000 होंगे इंडिविजुअल्स एंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन लॉस, ठीक है. सो नाउ जो इनकी पॉपुलेशन है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, 250 इंडिविजुअल्स के आसपास है, 70% जो है वो लॉस्ट हो चुकी है पॉपुलेशन, दैट्स इज कि ये एंडेंजर्ड में आ चुके हैं, राइट. सो दिस इज अबाउट दिस फिन्स बर्ड. अगर डायग्राम में आपको मैं दिखाऊं, इसका पिक्चर दिखाऊं आपको, सो दिस इज द बर्ड, राइट. This is fin bird. So you have to learn about this one, that is this is now endangered one, and this is found in the Tarai belt, especially UP में एक हस्तिनापुर wildlife sanctuary है, where the conservation for this bird is going on with the help of Bombay Historical Natural Society, that is BHNS, right. So this was all about this bird. Let me come to the next question, that is with reference to the palm oil, consider the following statement. India is world's largest importer of the palm oil. This is correct one, right. The second is palm oil is imported mainly from Indonesia and Malaysia. This is also true, right. When it comes to the palm oil जो प्रोडक्शन होता है, palm जो है that is a kind of tropical crop, and Indonesia and Malaysia जो है वो tropical regions में है, आपको पता होगा. And because of our reliance on these Indonesia and Malaysia, हमारा जो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है इन्हीं कंट्री से होता है. एंड यहाँ पे जो आपने अभी कंडीशंस देखी होंगी, इंडिया में एडिबल ऑयल्स के जो प्राइसेस थे दे वर स्काई रॉकेटेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया था. उसके पीछे रीजन थे. द फर्स्ट रीजन वाज कि हमारी जो रिलायंस थी वो बहुत ज़्यादा थी इन पे, और इनके साथ जो दिक्कत हुई इंडोनेशिया एंड मलेशिया में, द फर्स्ट प्रॉब्लम विद दिस इंडोनेशिया एंड मलेशिया वाज कि यहाँ पे आपका एल नीनो इम्पैक्ट जो होता है, मॉनसूनल इम्पैक्ट, उसके कारण यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे क्रॉप जो प्रोडक्शन था वो नहीं हो पाया. द सेकेंड थिंग वाज लेबर अवेलेबिलिटी, वो यहाँ पे कम हो गई थी इंडोनेशिया एंड मलेशिया में, तो प्लांटेशन इसका नहीं हो पाया. द थर्ड थिंग वाज द नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो नॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि आपने देखा होगा कि वी कैन मेक द बायोफ्यूल्स विद दीज पाम ऑयल और एडिबल ऑयल्स, हम बना सकते हैं बायोफ्यूल्स. सो देयर वाज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया जो यहाँ पे आ गया था इंडोनेशिया एंड मलेशिया में. नाउ दे हैड टू कीप असाइड एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ देयर पाम ऑयल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स. तो बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए इनको ज़्यादा ये बेच नहीं सकते थे, ठीक है. तो हमारा इम्पोर्ट इसलिए मतलब हमारा जो हम जो इंपोर्ट करते थे वो इसलिए हमें महंगा पड़ने लगा और हमारा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी. सो दिस इज द रीज़न, ठीक है. तो ध्यान रखना, इसके लिए इंडिया ने अभी आपने देखा होगा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लॉन्च किया है, एडिबल ऑयल एंड स्पेशली इन ऑयल पाम, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि ऑयल पाम जो है उसका हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे. एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च दिस मिशन एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पे इसको हमने लॉन्च किया था. एंड स्पेशली टारगेट एरिया वाज दिस वन, अंडमान एंड निकोबार एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज, ठीक है. अंडमान एंड निकोबार क्यों? बिकॉज दिस इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप एंड वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. नॉर्थ ईस्ट क्यों? बिकॉज देर आर ऑल्सो सिमिलर कंडीशंस, रेनफॉल काफी अच्छा है, टेम्परेचर भी ठीक है, एंड द लैंड अवेलेबिलिटी इज सुटेबल वन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑयल पाम,
राइट. सो दिस वाज द मिशन लॉन्च फॉर एडिबल ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमने मिशन लॉन्च किया था. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडिबल ऑयल. ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर, यस वी आर. एंड पाम ऑयल इंपोर्ट जो है मेनली फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट आंसर्स, राइट. एंड ओवरऑल जो हमारा एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, दिस शेयर ऑफ पाम ऑयल इज 62%, राइट. अराउंड 62% जो होता है एडिबल ऑयल में, दैट इज ओनली पाम ऑयल. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पाम ऑयल. ऑल राइट, सो दिस वॉज अबाउट टुडेज सेशन. आई होप आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. अगर ऐसा है तो इसे शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस इनिशिएटिव. Current Affairs by ForumIAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.